Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to start with a very new chapter of class 12th physics, and the name of the chapter is Semiconductor Electronics Material Devices and Circuits. So इन शॉर्ट हम लोग, यदि मैं बात करता हूं यहां पर, तो हम लोग चैप्टर का नाम डाल लेते हैं और सिंपल भाषा में सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स लिखना कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको चालू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताना चाहूंगा। वो ये है कि भैया देखो, जैसे ही आपके पास में बुकलेट अवेलेबल हो, सबसे पहला काम ये करना है कि आपको इसको रीड करना है अच्छे से। हो सकता है कि जब आप ये लेक्चर देख रहे हो उस समय अपलोड ना हो पाई हो, थोड़ा समय लग जाए, मतलब दिन में लेक्चर देखो रात में आ जाए, या हो सकता है कि आप लेक्चर देखने से पहले ही आपके पास में बुकलेट अवेलेबल हो सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स की। वॉट एवर बी द सिनारियो, उस सिनारियो के बारे में मैं नहीं जानता हूं, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि भैया आपको ये देखनी है, ठीक है। अब यहां पर जो है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स बराबर है, ऐसा हम लोगों ने हेडिंग डाल दिया है। सो मेनली हम लोग जो बात करते हैं, हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर में पढ़ना है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर में हम लोगों को जो पूरी तरह से बात करनी है वो बात करनी है सॉलिड स्टेट डिवाइसेस के बारे में, या सॉलिड स्टेट मटेरियल्स के बारे में हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। जो बचा हुआ जो लिक्विड में या गैस वाला जो पार्ट है वो हम लोगों को यहाँ पर पढ़ने के लिए नहीं होता है। जैसे गैसेस का आयोनाइजेशन वगैरह होता है तो उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल बन जाते हैं, या लिक्विड वाले जैसे होते हैं, केमिस्ट्री के अंदर में आपने पढ़ा होगा W=ZIT वाली इक्वेशन पढ़ी होगी, W1/W2 बराबर Z1I1T1/Z2I2T2, ये सब रिलेशन जो आपने पढ़े होंगे बराबर है, वो सब केमिस्ट्री वाला पार्ट है, उसका हम लोगों को फिजिक्स से कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं वो पूरी तरह से बात चल रही है आपकी सॉलिड स्टेट मटेरियल्स के ऊपर। सॉलिड स्टेट मतलब ठोस धातु जो आपके पास में सॉलिड स्टेट में अवेलेबल होती है। सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टीज के बारे में आपके पास में पूरा का पूरा केमिस्ट्री में एक चैप्टर है सॉलिड स्टेट करके, तो वहां से आप लोगों को मालूम होगा कि भैया सॉलिड चीजें कौन सी होती है। जैसे अब ये पेन की मैं बात करूं तो पेन कैसा है, सॉलिड है कि नहीं? यस सॉलिड है। ऐसी चीज जो अपना शेप साइज वगैरह जिनकी फिक्स होती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिड कहते हैं। अब इन सॉलिड्स के बारे में हम लोगों को चर्चा करनी है। मोटा मोटी तौर पर यदि हम लोग बात करें तो सॉलिड स्टेट मटेरियल्स को हम लोग क्लासिफाई करते हैं तीन पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? तीन पार्ट्स में। एक होता है आपके पास में कंडक्टर्स। क्या होते हैं? कंडक्टर्स। दूसरे होते हैं यहां पर आपके पास में, और तीसरे होते हैं यहां पर इंसुलेटर। अब कई लोग बोलेंगे सर दूसरा वाला को आपने बोला भी नहीं, लिखा भी नहीं, तो इसका रीजन ये है कि इसको मैं बाद में लिख रहा हूं। अब देखो मैंने इसको लिख दिया है सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। सो हमारे पास में सॉलिड स्टेट मटेरियल कितने टाइप के हो गए? तीन टाइप के। कौन कौन से देख लीजिए, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स। सो हिंदी मीडियम, कंडक्टर्स मतलब चालक, इंसुलेटर मतलब कुचालक। कंडक्टर को सुचालक भी बोल सकते हो, या सिर्फ चालक लिखा हुआ हो तो भी वो कंडक्टर है। और सेमीकंडक्टर्स मतलब अर्धचालक, ठीक है। सो अब इसके आगे अब मैं बाद में अभी ये हिंदी वर्ड्स का यूज नहीं करूंगा, तो आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। जब कभी भी कंडक्टर वर्ड बोला जा रहा है, इसका मतलब है वो सुचालक है। किसके? इलेक्ट्रिसिटी के। इंसुलेटर की बात चल रही है, मतलब वो कुचालक हैं। किसके? विद्युत के कुचालक मतलब इंसुलेटर्स, ठीक है। और सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक, विद्युत के अर्धचालक, वो हैं आपके सेमीकंडक्टर्स। ये बात क्लियर है? सो एक बार आप अपनी ओन लैंग्वेज में लिख लीजिए भैया कि कंडक्टर का मतलब क्या है, सेमीकंडक्टर का मतलब क्या है, इंसुलेटर का मतलब हिंदी मीनिंग्स क्या है। अब जरा हम लोग इन पे एक एक करके चर्चा करना चालू करते हैं। सो कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल विच अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। क्या बोला मैंने कि भैया कंडक्टर वो मटेरियल्स होते हैं, द मटेरियल्स which allow the current to pass through them, उन्हें बोला जाता है कंडक्टर
एग्जाम्पल के तौर पे यदि मैं बात करूं तो मेटल्स जो हमारे होते हैं वो सारे कंडक्टर्स की कैटेगरीज में आते हैं। जो मेटल्स हैं हमारे वो किस कैटेगरीज में आते हैं? कंडक्टर्स की कैटेगरी में आते हैं। अब इंसुलेटर्स की यदि मैं बात करूं तो इंसुलेटर्स क्या है भैया? द मटेरियल्स which do not allow the current to pass through them। ऐसे मटेरियल जो अपने आप में से करंट को पास नहीं होने देते हैं उन्हें इंसुलेटर बोलेंगे। कंडक्टर वो हैं जो अपने आप में से करंट को पास होने देते हैं। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है, वो बात ये है कि भैया देखो इसमें से क्या हो रहा है? विच अलाउ द करंट टू पास थ्रू देम, मतलब इनमें से करंट पास हो रहा है। ये जो करंट पास होता है इस बेसिस पर मटेरियल्स की एक प्रॉपर्टी आती है जिसे बोला जाता है कंडक्टिविटी या चालकता। क्या बोला जाता है? कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी का एक रेसिप्रोकल वर्ड होता है जिसे बोला जाता है रेजिस्टिविटी। मतलब ये दोनों वर्ड जो हैं वो उल्टे हैं। देखो मैंने कंडक्टिविटी इक्वल्स टू 1 बाई रेजिस्टिविटी लिखा हुआ है यहां पर, ध्यान देखना। कंडक्टिविटी इक्वल्स टू 1 बाई रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी को हम लोग जो है सिंबल यूज करते हैं सिग्मा, और रेजिस्टिविटी के लिए हम लोग यूज करते हैं रो। ठीक है, अब ये करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला छोटा सा बेसिक सा पार्ट है जो आपको यहां पर थोड़ा सा देखना है, कोई ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। तो ये होता है कि भैया कंडक्टिविटी का मतलब है द एबिलिटी, कंडक्टिविटी किसी मेटल की, यदि मैं कंडक्टिविटी की बात कर रहा हूं इसका मतलब है कि एबिलिटी ऑफ करंट पासिंग, कितना करंट पास हो सकता है उसकी जो एबिलिटी होती है वो हम लोग कंडक्टिविटी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बोला मैंने? भैया किसी मेटेरियल में से कितना करंट पास हो सकता है ये उसकी एबिलिटी है, और इस एबिलिटी को दर्शाया जाता है किससे? कंडक्टिविटी से। तो यहां पर सिंपल सी बात ये है कि भैया देखो इसमें लिखा है अलाउ द करंट टू पास थ्रू देम, और इसमें लिखा है डू नॉट अलाउ द करंट टू पास थ्रू देम। इसका क्लियर सा मतलब ये कि ये जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो आपका कंडक्टिविटी के बेसिस पर हुआ है। क्या मतलब बोल रहा हूं मैंने बोला कि ये जो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में बोल रहा हूं ये किस बेसिस पर मैंने डिफाइन किए हैं? ये मैंने इस बेसिस पर डिफाइन किए हैं कि करंट पास हो सकता है या करंट पास नहीं हो सकता है, और करंट पास होने की जो एबिलिटी होती है उसे मैंने कंडक्टिविटी नाम दिया है। तो सिंपल सा मतलब ये है कि भैया मैं ये जो क्लासिफिकेशन लिख रहा हूं सॉलिड स्टेट मटेरियल्स का, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी। दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर दो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर मेरे पास में बन के आता है सिंपल सा एक पॉइंट बन के आता है, वो कहता है कि भैया कंडक्टिविटी जो होती है कंडक्टर्स की इज हाई, और इनके लिए मैं बोल सकता हूं कि कंडक्टिविटी जो होगी इज लो और वेरी लो मैं बोल सकता हूं। और ऐसे ही यदि मैं रजिस्टिविटी के बारे में बात करना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि रजिस्टिविटी जो होगी इनकी वो लो रहेगी, और इस वाले केस में मैं कह सकता हूं कि जो रजिस्टिविटी है वो क्या रहेगी? हाई रहेगी। ये बात समझ में आ रही है? देखो मैं बीचों बीच में खड़ा हूं जिससे दोनों साइड का लिखा हुआ आप लोगों को क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। क्लियर है? अब कहानी पे मेन बात करते हैं कि हम लोगों को ये ना तो एक कंडक्टर पढ़ना है ना इंसुलेटर पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर चैप्टर, और इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो आपको पढ़ना है वो क्या है? वो पढ़ना है आपको सेमीकंडक्टर। क्या पढ़ना है? सेमीकंडक्टर्स। तो भैया ये सेमीकंडक्टर क्या है? सिंपल सी बात ये है द मटेरियल्स whose conductivity lies between conductors and insulators। ये वो मटेरियल्स हैं जिनकी कंडक्टिविटी जो है वो कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में
होती है। डेटा आपको नोट्स में प्रॉपरली दिया हुआ है तो घबराने की जरूरत नहीं कि सर ये डेटा वगैरह तो आपने कुछ बताया नहीं, कितने ऑर्डर होता है, तो भैया वो आपको बुकलेट के अंदर में प्रॉपर मेंशन है, तो वहां से आपको एक बार डेटा जो जरूर देख लेना है। अब हम लोग बात करते हैं सेमीकंडक्टर के क्लासिफिकेशन की, क्योंकि पढ़ना तो सेमीकंडक्टर ही है, और यदि ये पढ़ना है तो भैया सेमीकंडक्टर के हम लोग क्लासिफिकेशन की यहां पर जरा सी बात करते हैं। बाद में और होगा, अभी के लिए तो थोड़ा थोड़ा सा हो रहा है। क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर, या फिर मैं बोल सकता हूं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। तो ये सेमीकंडक्टर के कुछ टाइप्स होते हैं जिनके बारे में हम लोगों को यहां पर बात करनी है। तो पहला जो क्लासिफिकेशन आता है वो आता है आपके पास में एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स। कौन से वाले हैं ये? एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स के बारे में मैं यहां पर बात कर रहा हूं। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स का मतलब क्या है? देखो यहां पर वर्ड छुपा हुआ है एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब क्या होता है? एक आप पीरियोडिक टेबल के अंदर में किसी एक एलिमेंट की यहां पर आप बात कर रहे होंगे, और यदि पीरियोडिक टेबल के किसी एलिमेंट की आप बात कर रहे हो तो यहां पर जो ये सेमीकंडक्टर के एग्जांपल है वो है सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर द एग्जांपल फॉर एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स। दूसरा जो क्लासिफिकेशन होता है, अब यदि ये एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा? दिस विल बी अ कंपाउंड। दिस विल बी अ कंपाउंड। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, ये सब पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री के अंदर में? वही बात चल रही है यहां पे। तो ये है कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। कौन से वाले की बात चल रही है यहां पर? कंपाउंड। अब यदि मैं कंपाउंड की बात करता हूं तो कंपाउंड क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट मिलते हैं एक फिक्स प्रोपोर्शन में तो आपको कंपाउंड मिलता है, यौगिक मिलता है, बराबर है। जैसे मैं आपसे बात करूं कि भैया देखो हाइड्रोजन तो क्या है? एलिमेंट है। मैंने बोला वाटर तो क्या है? कंपाउंड है। यस, ये बात तो आप लोग जानते ही नहीं जानते हैं? अरे क्लियर है। NaCl क्या है? कंपाउंड है। क्या मिक्सचर है? कंपाउंड है, बराबर है। ओके, तो ये जो कंपाउंड वाले जो सेमीकंडक्टर्स हैं इनका फर्दर क्लासिफिकेशन होता है, और ये जो फर्दर क्लासिफिकेशन है वो है आपके पास में 3 टाइप का। एक होते हैं आपके पास में इनऑर्गेनिक। कौन से वाले होते हैं? इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर। इनके भी देखो, इनको एग्जाम्पल्स ही याद रखने हैं आपको, और कुछ नहीं है। एक काम करता हूं, मैं इनको लिख देता हूं। मैं एग्जाम्पल मेरे को नोट्स में अवेलेबल है, मैं वहीं से दिखाऊंगा। एक होते हैं, दूसरे वाले होते हैं ऑर्गेनिक। अब सिंपल सी बात है, एक इनऑर्गेनिक है तो एक कौन से आएंगे? ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स आएंगे। और तीसरे होते हैं ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। क्या होते हैं? ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। केमिस्ट्री के अंदर में आपको एक चैप्टर आता है पॉलीमर्स करके, तो वहीं से ये सारी चीजें आ रही है, और आपको इनके जो है एग्जाम्पल जो है थोड़े से ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल कहां से ध्यान रखेंगे? तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको लेके जा रहा हूं अपने नोट्स वाले सेक्शन के ऊपर में। यहां पर देखिए आपके पास में नोट्स अभी ओपन हो चुका है। नोट्स के अंदर में देखिए ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, यहां पे थोड़ा डेटा वगैरह दिया हुआ है। देखो ये कंडक्टिविटी इंसुलेटर सेमीकंडक्टर का, और क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की यहां पर चर्चा चल रही है। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स कौन कौन से हैं? सिलिकॉन है और जर्मेनियम है। कंपाउंड सेमीकंडक्टर कौन कौन से? 3 टाइप, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पॉलीमर। ध्यान रखना मैंने क्या बोला? एक तो है इनऑर्गेनिक, एक तो है आपके पास में इनऑर्गेनिक, दूसरा है ऑर्गेनिक, और तीसरा है ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। इनऑर्गेनिक में है कैडमियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम सेलेनाइड, और ये क्या है? इंडियम फॉस्फाइड। ये कुछ 3-4 एग्जांपल दिए हैं, आपके एनसीईआरटी की बुक में भी दिए हैं। कई बार हो सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमीकंडक्टर पूछ ले और आपको पता ही ना चले, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर, तो ये एंथ्रासीन, डॉप, थाइलोसाइनाइड्स। ऑर्गेनिक पॉलीमर्स के अंदर में आएगा आपका पॉलीपायरोल, पॉलीएनिलीन, पॉलीथायोफीन, बहुत सारे नाम से। इसमें से जो कुछ एग्जांपल्स आपको जरूरी थे वो एग्जांपल्स मैंने यहां पर आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिए हैं, ठीक है। कोई परेशानी तो नहीं होगी इसको देख के? आई डोंट थिंक सो कि कोई इसको देख के ज्यादा परेशानी होने वाली बात यहां पर आती है। सो हम लोगों को अगला जो टॉपिक पढ़ना है वो है रिगार्डिंग द एनर्जी बैंड्स। तो इसको जरा देखते हैं हम लोग, किधर गया? हाँ, तो
हम लोग यहां पर इसको इसमें देखते हैं जरा। हेडिंग तो आप लोगों ने देख ली होगी कि हेडिंग क्या आई थी। हेडिंग देखते आप लोगों ने, कई लोगों ने स्क्रीनशॉट मार के रख लिया होगा पूरा की पूरा, भैया हाँ ये है एनर्जी बैंड। ओके, तो यदि स्क्रीनशॉट मार लिया तो मैं आपसे एक बात और पूछ लूं कि भैया लिखा भी है क्या, उतना कुछ देखा है, उसको पढ़ा भी है, या सिर्फ स्क्रीनशॉट मार के खुश हो गए? हम लोगों को बात करनी है एनर्जी बैंड्स के बारे में, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है, क्वेश्चन यदि कोई बनता है तो वहां से एक क्वेश्चन बन सकता है। यहां से जो आगे वाला पोर्शन जो शुरू हो रहा है, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट थोड़ा सा पोर्शन है, और इसमें से एंट्रेंस में सवाल बनने की उम्मीद बहुत ही कम रहती है। रेयर चांसेस मान के बोल सकते हो कि इसमें से कोई सवाल बनेगा, लेकिन वही है, थोड़ा थोड़ा सा बेसिक हम लोगों को जरा सीखना है। तो उस बेसिक पर काम करने के कारण, उस बेसिक पे हम लोगों को थोड़ा सा काम करना है, इसलिए हम लोग इसको यहां पर देख रहे हैं। अब एनर्जी बैंड की यदि मैं बात करता हूं तो देखो क्या होता है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग सेमीकंडक्टर्स पढ़ रहे हैं। अब ये सेमीकंडक्टर्स आखिर हैं क्या? तो सिलिकॉन के एक एटम को तो मैं स्टडी नहीं करूंगा क्या? नहीं, मुझे तो पूरे के पूरे क्रिस्टल की बात करनी है। लेकिन पूरे क्रिस्टल की बात करने से पहले मैं आपको एक बार रिकॉल करवा दूं कि हम लोगों ने यहां पर बोला था सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के अंदर में सिलिकॉन इज द एग्जांपल, बराबर है। सिलिकॉन इज द एग्जांपल ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। मैंने बोला सही बात है। यदि ये सिलिकॉन इसका एग्जांपल है तो आपको मालूम होगा इसका जो एटॉमिक नंबर होता है सिलिकॉन का, वो आता है 14, बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे वो भरे जाएंगे 1s2 2s2 2p6, सही भर रहा हूं कि एकदम देख लो, 3s2 3p2, 6 और 2 8 और 2 10 और 2 12 और 2 14, सही है। इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने लिखा है, केमिस्ट्री नहीं आती है, हम तो फिजिक्स वाले हैं, थोड़े बहुत देख लेते हैं, थोड़ी बहुत आ जाती है उतनी कर लेते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बराबर है। मतलब इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्डर में भरे जाएंगे। आपने बोला बिल्कुल सही बात है। अब यदि मैं इसके लिए थोड़ा सा डायग्रामेटिकली बात करता हूं तो ये देखो, ये है आपका सिलिकॉन का न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर में 14 प्रोटॉन्स होंगे और 14 ही न्यूट्रॉन्स होंगे, बराबर है कि 15 न्यूट्रॉन होते हैं। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, इसको हटा देते हैं हम लोग, इसमें गड़बड़ी की कोई गुंजाइश ही नहीं रखते, नहीं तो पता लगा कि सर ये तो 14 नहीं 15 होते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको बोल लेते हैं ये है आपका न्यूक्लियस। मैंने बोला ठीक है। अब न्यूक्लियस के बाहर की यदि मैं चर्चा करता हूं तो ये देखो, ये है आपका फर्स्ट ऑर्बिट, बराबर है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑर्बिटल। ऑर्बिटल बोलूंगा तो फिर मुझे एस एसपी और वो सब बनाने पड़ेंगे, वो केमिस्ट्री का पार्ट है, हम लोग उससे कोई मतलब नहीं है। यहां पर इसके बाद में आएगा आपके पास में सेकेंड ऑर्बिट, और यहां पर अभी के लिए मेरे पास में आ गया थर्ड ऑर्बिट। अब यदि मैं थर्ड ऑर्बिट की बात करता हूं तो भैया थर्ड ऑर्बिट की कहानी कुछ इस प्रकार से है कि इसके अंदर में है 4 इलेक्ट्रॉन। यस और नो? मैंने बोला सही बात है, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहां पर बना दिए। दीज आर दी 4 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो अब ये एक एटम की कहानी हो गई। लेकिन जब मुझे किसी क्रिस्टल को स्टडी करना है, किसको स्टडी करना है? अ क्रिस्टल। क्रिस्टल का मतलब समझ में आता है? क्रिस्टल का मतलब समझ में आता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूं? क्रिस्टल का मतलब क्या है? तो क्रिस्टल का मतलब है, सिंपल सी बात है, एक सिलिकॉन का आपके पास में ब्लॉक है। क्या है? एक ब्लॉक है, टुकड़ा है, वो मेरे पास में है सिलिकॉन का। मैंने बोला ठीक है। अब यदि मुझे इसकी स्टडी करनी है, इसकी क्या करनी है? स्टडी करनी है। तो एक बात बताओ, जनरली जो हम लोगों को स्टडी करनी है वो किस बेसिस पे करनी चाहिए? सवाल उठता है कि नहीं उठता है? तो मैंने बोला यस। अब मैं आपको कुछ चीजें रिकॉल करवाता हूं, जैसे आपने बहुत ही छोटी क्लासेस में जरूर पढ़ लिया होगा कि भैया जो भी करंट फ्लो होता है वो फ्लो होता है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो के कारण। मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, करंट फ्लो होता है, मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे होते हैं वास्तविकता में। यही होता है कि नहीं होता है? यस। यदि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं मतलब वहां पर करंट फ्लो है। यस और नो? अब केमिस्ट्री के अंदर में तो आपको पॉजिटिव आयंस वगैरह भी फ्लो करते हुए दिखाई देंगे। हम लोग फिजिक्स में भी करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर में ऐसा ही पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, ये बात बताते हैं और बोलते हैं भैया इस इलेक्ट्रॉन को साइड में रखते हैं, इसके बदले में पार्टिकल लेके आते हैं पॉजिट्रॉन, जिसका मास तो इलेक्ट्रॉन के बराबर है लेकिन चार्ज अपोजिट है, और उसके बेसिस पर पूरी कहानी पढ़ते हैं। लेकिन अभी के लिए मैं यहां पर यदि मैं बात करता हूं तो मैं कह रहा हूं कि एक क्रिस्टल के अंदर में, यदि एक क्रिस्टल मेरे पास में बना हुआ है तो उस क्रिस्टल के अंदर में जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनका जो पोजीशन होगी क्या वो फिक्स होगी? सोचिए और बोलिए। बहुत देखो छोटी छोटी सी बातें कर रहा हूं बिकॉज इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, तो एक एक चीज को मैं दो दो बार रिपीट करते हुए चल रहा हूं जिससे आप लोगों के दिमाग में फिटम फिट बैठ जाए। क्या बोला मैंने
कि एक क्रिस्टल के अंदर में, जैसे मान के चलो ये आपने क्रिस्टल बनाया, जैसे आप केमिस्ट्री के अंदर में भी आपको यदि सॉलिड स्टेट पढ़ते हैं आप लोग, तो सॉलिड स्टेट के अंदर में आपसे स्ट्रक्चर बनवाए जाते हैं NaCl का, जिंक सल्फाइड का। तो ये स्ट्रक्चर के अंदर में आप बनाते हो, यदि आपको याद हो कुछ 3D डायग्राम जैसा बनाते थे, और उसके अंदर में ब्लैक से हम लोगों ने ब्लैक मतलब हम तो पेन यूज करते हैं, तो 2 कलर का पेन रख लेते हैं, एक ब्लू वाला एक रेड वाला। ब्लू से मेरा सोडियम हो गया, रेड वाला क्लोराइड आयन हो गया। तो उनकी पोजीशन को हम लोग उस 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर में दर्शाते नहीं दर्शाते, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब मैं यहां पर क्या बात कर रहा हूं, इसके अंदर में बहुत सारे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे कि नहीं होंगे। अब वो इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन जो भी होगी, अब मैं तो रैंडम बना रहा हूं यहां पर, जो कि आसान भाषा में हमें समझने में मदद मिले, ठीक है। तो ये आसान भाषा वाला हमारा क्रिस्टल है जिसके अंदर में मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन्स बनाए हैं। वास्तविकता ये है कि ये आप भी जानते हैं कि इसके अंदर बहुत सारे, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे सोचिए आप। यदि 28 ग्राम में सिलिकॉन लेता हूं तो उसमें कितने आ जाएंगे, 6.02 × 10⁻23 ये हो जाएंगे क्या, एटम्स हो जाएंगे। और एक एटम के अंदर में 14 इलेक्ट्रॉन है, तो 14 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब हमारे काम के क्या सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो भैया मैं क्या बात कर रहा हूं यहां पर कि भैया देखो जो भी है, एक एटम के अंदर में, एक एटम यदि मैं ड्रॉ करता हूं तो उसके अंदर में ये पोजीशन बनती है, जिसमें आप जानते हो कि यदि आपने ये बनाया तो इसके अंदर में एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे बनाया, दूसरे को ऐसे बनाया। ये सेकंड ऑर्बिट यहां पर जब आप बनाते हो ये सेकंड वाला हो जाएगा, यहां पर आपको ये 2p बनाना पड़ेगा। 2p के अंदर में आप पूरे इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे भर दोगे, यस और नो। इसके बाद में जो 3s वाला आएगा, 3s वाले को मैं यहां पर थोड़ा सा जगह बना के, 3s और 3p को मैं नीचे बना रहा हूं कि आगे चलता चलूं, रुक जाओ। 3s और 3p को मैं थोड़ा सा गैप दिया यहां पर, ये आपका 3s वाला आएगा और ये आपके पास में 3p की सिचुएशन हो जाएगी। ये सही है क्या, तो आप बोलोगे ये तो सही नहीं लग रही है इसको। देखो अब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर सिचुएशन ये है कि ये s ब्लॉक जो s ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फिल्ड है और p वाला जो है उसमें एक वैकेंसी है। तो मैं यहां पर ऐसा कर सकता हूं कि भैया इसको यदि मैं यहां से हटा दूं और यहां को इसको ऐसा फिल कर दूं और इसको ज्यादा फिल कर दूं, तो क्या हो जाएगी, ये ज्यादा स्टेबल स्टेट हो जाएगी। मतलब ये बेसिकली ये 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे भर दिया आप लोगों ने, सही बात है। तो अब यहां पर मेनली जो आपको बात करनी है, ये इन 4 इलेक्ट्रॉनों को लेकर के कहानी है। ये जो बाहर के जो 4 इलेक्ट्रॉन है, सोचो ये बाहर के 4 इलेक्ट्रॉन मैंने यहां पर बनाए हुए हैं क्या, बिल्कुल बनाए हुए हैं। अब इसके जस्ट एडजेसेंट क्या आई हैव सेकंड सिलिकॉन एटम, क्या मेरे पास में इसके बाजू में एक दूसरा सिलिकॉन का एटम भी होगा या नहीं होगा। आपने बोला सही बात है। इसकी साइज और इसकी साइज अलग अलग होगी, सेम होगी, आपने बोला सही बात है। अच्छा, क्या इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भी इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे होंगे, इसमें भी तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, यस और नो। तो मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। सो वास्तविकता में क्या हो रहा है, यदि मैं एक सिंगल एटम की बात करूं, उसके बाजू में एक दूसरा एटम रख दूं, तो यहां पर क्या हो रहा है कि इन इलेक्ट्रॉनों के बीच में अब रिपल्शन चालू हो गया कि नहीं हो गया। तो आपने बोला बिल्कुल सही बात है। मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन आसपास में नहीं आना चाहेंगे क्या, नहीं आना चाहेंगे, यस और नो। सो जब आपका क्रिस्टल फॉर्म हो जाता है, सो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विल गेन अ परफेक्ट पोजीशन फॉर देमसेल्फ, एक अपने लिए पोजीशन एक्वायर कर लेंगे। किसके अंदर में, इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर में। किसके अंदर में, इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर में। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर में जब ये पोजीशन एक्वायर कर रहे होंगे, तो आपने देखा कि भैया जब ये 2 एटम पास पास में रखे, न्यूट्रल वाले एटम भी हैं, तो भी उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, इनके कारण में क्या हो रहा कि हर जो इलेक्ट्रॉन है, एवरी सिंगल इलेक्ट्रॉन विल हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड इट। क्या बोला मैंने, समझ में नहीं आया आप लोगों के ना। मैंने बोला कि एवरी इलेक्ट्रॉन विल हैव अ डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स। मतलब हर इलेक्ट्रॉन के आजू बाजू में जो इलेक्ट्रॉन्स का जो घेरा बना हुआ है वो एक बिल्कुल अलग तरीका होगा। मतलब इसके लिए देखो, आपको मेरे को बार बार नोट्स की तरफ जाना भी पड़ेगा, जिससे मैं आपको लाइंस को क्लियर करवा सकूं, भैया कौन सी लाइन कहां पे लिखी हुई है। तो वहां पर आपको लिखा हुआ मिलेगा, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैव द सिमिलर सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा कुछ तो भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है।
अब इतना तो थोड़ा तो याद रहेगा यार, बनाए मैंने ही है, मैंने थोड़ी कोई कि बनाने वाला कोई और है और पढ़ाने वाला कोई और, ऐसा नहीं है, मैं ही बना रहा हूं तो मुझे मालूम है कि वहां पर ये लाइन जरूर लिखी हुई होगी, ऐसा कुछ तो भी लिखा होगा, नो टू इलेक्ट्रॉन्स हैव सिमिलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा कुछ तो भी लिखा हुआ आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये वाली बात समझ में आई। तो इससे क्या फर्क पड़ा, तो इसका फर्क क्या है, इस पे जरा हम लोग फोकस करते हैं। तो मैंने एक बात देखी, वो बात क्या देखी कि भैया देखो ये जो बाहर के जो 4 इलेक्ट्रॉन है, जो कि देखो ये मैंने यहां पर बनाए हुए हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये वाली बात आप केमिस्ट्री में पढ़ के आए हुए होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं ये। द इलेक्ट्रॉन्स विच रिसाइड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट आर कॉल्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यही बात होती है कि नहीं होती है। तो भैया हमारे पास में तो ये तो हैं आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, बराबर, इनसे तो वैलेंसी बनती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, जो वैलेंसी शो करने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स वैलेंसी शो करते हैं, ये वैलेंसी शो नहीं करते हैं। दीज आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वो होते हैं जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं, जो वैलेंसी शो करने के काम में आते हैं। जैसे सोडियम के अंदर में 3s वाले में जो एक इलेक्ट्रॉन है वो वही जाता है बाहर, उसके कारण वैलेंसी 1 आती है। यस और नो, तो आपने बोला बिल्कुल सही बात है। सो अब ये वाली बात हो गई, तो यहां से आगे यदि हम लोग थोड़ी सी बात और करता हूं मैं, तो वो बात कुछ इस तरह बढ़ने लगेगी कि आप लोगों को एक और चैप्टर का मैं रेफरेंस देना चाहूंगा जिनको केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ। देखो मेनली बात यह है कि जो बच्चा रिपीट कर रहा है उसको बहुत सारी चीजें आपको सुनी सुनी सी लग रही होंगी, लेकिन जो बच्चा फ्रेश पढ़ रहा है पहली बार, उसको ऐसी लग रहा होगा अरे यार ये सॉलिड स्टेट तो मैंने पढ़ा हुआ ही नहीं अभी तक, तो मैं ये कैसे रिकॉल कर पाऊं या कैसे मैं रिवाइज करूं। कोई डरने वाली बात नहीं है, इट इज जस्ट फॉर रेफरेंस ओनली, जिससे आप लोग देख पाए। यदि नहीं आ रहा है तो कोई डरने की बात नहीं है, जो पॉइंट मुद्दे के हैं वो मैं यहां पर कवर कर रहा हूं। जैसे मैंने बोला कि भैया यहां पर देखो ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका ही काम है यहां पर। सो अब यहां पर एक बात और आ रही है, वो बात ये आ रही है कि देखो अंदर वाले इलेक्ट्रॉनों का कोई डिस्टरबेंस है क्या, अंदर वाले इलेक्ट्रॉनों को कोई डिस्टरबेंस नहीं है, बिकॉज दोज ऑर्बिट्स आर कंप्लीटली फिल्ड, वो पूरी तरह से फिल्ड हैं, और उनपे जो न्यूक्लियस है उसका अट्रैक्शन फोर्स भी क्या है, ज्यादा है, क्योंकि वो न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक हैं। ये बात आप लोगों को बोर्स एटॉमिक रेडियस से भी समझ में आती है। आर एन इक्वल टू क्या होता है, माइनस का 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। तो एन इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट, जैसे जैसे एन बढ़ेगा वैसे वैसे रेडियस बढ़ेगी, मतलब ये जो आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स है वो सबसे ज्यादा दूर होंगे, जो न्यूक्लियस के पास वाले, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट सबसे पास होगी, सेकंड उससे थोड़ी दूर होगी, थर्ड वाली तो और भी ज्यादा दूर होगी, और ये जो डिफरेंस है वो बढ़ते ही जाता है, डिफरेंस भी क्या होता है, बढ़ते ही जाता है। सो भैया जो मोस्ट अफेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाले, अंदर वाले इलेक्ट्रॉनों पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात जो आप लोगों को बोर के एटॉमिक मॉडल से रिकॉल करनी है वो करनी है एनर्जी लेवल्स। किसकी बात कर रहा हूं मैं, एनर्जी लेवल्स की मैं बात कर रहा हूं। अब ये एनर्जी लेवल्स मतलब क्या, कि आपको मालूम होगा कि भैया हाइड्रोजन एटम के अंदर में जब हम लोग बात करते हैं तो हाइड्रोजन एटम का एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन ये बहुत सारे इनमें क्या होता है, कूदते रहता है। इसकी एनर्जी -13.6, ऐसे कूदते रहता है ही नहीं कूदते रहता है। तो मैंने बोला बिल्कुल सही बात है, ये 86 नहीं है, 85 है, ठीक है। सो रियलिटी तो ये है कि भैया उसका इलेक्ट्रॉन यहां पर होना चाहिए, कहां पर होना चाहिए, इस फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर में होना चाहिए। लेकिन यदि बाहर से कहीं से एनर्जी मिलती है तो वो ऊपर जंप कर जाता है और बाद में आता है तो फोटोन रिलीज करता है। ये बात सही है कि नहीं, तो मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। अब जब मैंने एक क्रिस्टल का लैटिस का स्ट्रक्चर बनाया होगा, तो जब स्ट्रक्चर बन रहा होगा तो भैया वहां पर ये एटम के पास में देखो, मैं जो बता रहा था आप लोगों को, कहां गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो आजू बाजू वाले हैं उन्होंने क्या किया, रिपल्शन दिखाया। उन्होंने क्या दिखाया, रिपल्शन दिखाया। मींस यू विल हैव टू अप्लाई सम फोर्स सो दैट बोथ ऑफ देम कैन रिसाइड नियर बाई। बराबर है कि नहीं, 2 लोगों में दुश्मनी है, बराबर है, तो आपको पुश करना पड़ेगा बाहर से एक्सटर्नली, तभी जाके वो वहां पर क्या कर पाएंगे, सेटल डाउन कर पाएंगे। मींस यू हैव डन सम वर्क एक्सटर्नली, एंड सिंस यू हैव डन सम वर्क एक्सटर्नली, सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंड बाय यू in doing some work will be stored in the form of potential energy of the system। मतलब यहां पर जो आपने ये इतना बड़ा सिस्टम बनाया है तो इसके पास में क्या होगी, कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। और ये जो पोटेंशियल एनर्जी है क्या वो न्यूक्लियस के पास में है, एटम के पास में है, इलेक्ट्रॉनों के पास में, सबके पास में है। तो मेनली तो हमारा काम वहां पर किससे किससे लेना देना था, हमारा काम था इलेक्ट्रॉनों से, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे, आपस में रिपल्शन दिखा रहे थे, प्रतिकर्षण दिखा रहे थे। इसके कारण हम लोगों को उनको सेट करना
जरूरी था और उनको हम लोगों ने ले दे के हफ्ता पानी दिया और उनको सेट कर लिया। मींस देयर आर सो मेनी इलेक्ट्रॉन्स विच हैव डिफरेंट एनर्जी लेवल, क्योंकि सराउंडिंग बदल रही है। मैंने पहले भी बोला हुआ है कि भैया हर एक इलेक्ट्रॉन का जो सराउंडिंग का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग होगा, और यदि सराउंडिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होगा मतलब उनके पास में बहुत सारी एनर्जी की लेवल्स होंगी कि नहीं होंगी। तो मैंने बोला सही बात है, और उसे ही बोला जाता है एनर्जी बैंड। उसे ही क्या बोला जाता है? एनर्जी बैंड्स हम लोग बोलते हैं। अब मैं आपको यहां से लेके चलता हूं वहां पर, किधर मैं नोट्स की तरफ लेके चलता हूं। सो यहां पर ध्यान से देखिए, इतनी सी बात थी जो मैंने यहां पर आपको एक्सप्लेन करी हुई है। अब यहां पर कुछ थोड़ी सी बातें मैं यहां से ले लेता हूं जिससे आपको थोड़ा सा जल्दी हो जाए, नहीं तो पता लगा मैं बहुत ही खींचता चला गया। देखो क्या लिखा है, इनसाइड, किधर गया यार, इसको देखने के लिए मेरे को मुंडी बहुत टेढ़ी करनी पड़ती है। इनसाइड द क्रिस्टल ईच इलेक्ट्रॉन हैज अ यूनिक पोजीशन एंड नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन सी एग्जैक्टली द सेम पैटर्न सराउंडिंग द पैटर्न ऑफ सराउंडिंग चार्जेस। बताया हुआ है, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं उसके आगे लिखा है बिकॉज ऑफ दिस ईच इलेक्ट्रॉन विल हैव अ डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, दीज डिफरेंट एनर्जी लेवल्स विद कंटिन्यूअस एनर्जी वेरिएशन फॉर्म व्हाट आर कॉल्ड एनर्जी बैंड्स। तो ये जो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं उनमें कंटिन्यूअस एनर्जी का वेरिएशन होता है, और उसके कारण जो बन रहा है उन्हें हम लोग एनर्जी का एक बैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक बैंड। इतना बड़ा बैंड, इतना बड़ा बैंड। बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं है कि डिस्क्रीट लेवल बना दिया, एक बहुत सारे एनर्जी लेवल्स को कंबाइन करके उसका एक क्या बना दिया? बैंड बना दिया मैंने। ठीक है, सो ये यहां पर बताया गया है। अब इस एनर्जी बैंड के अंदर में आपको मेनली दो बैंड की बात करनी है। कौन कौन सा? एक तो आएगा आपके पास में वैलेंस बैंड, एक आएगा आपके पास में वैलेंस बैंड, और दूसरा आपके पास में आएगा कंडक्शन बैंड। दूसरा कौन सा आएगा? कंडक्शन बैंड आएगा। अच्छा, सो जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में प्रेजेंट थे, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका जो एनर्जी का आपने जो एक बैंड क्रिएट किया है, एनर्जी लेवल का जो बैंड क्रिएट किया है, उसे बोला जाएगा वैलेंस बैंड। और दूसरा जो है वो कंडक्शन बैंड है। तो कंडक्शन बैंड क्या होता है? कंडक्शन बैंड इज द बैंड वेयर द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स रिसाइड। मतलब ये देखो, ये वैलेंसी वगैरह ये शो करते हैं, सही बात है कि नहीं? तो वैलेंसी शो करने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मतलब वो सबसे नीचे रहेंगे। यदि मैं उनको कुछ एनर्जी दे देता हूं तो वो उस एटम से बाहर निकल सकते हैं, बराबर है कि नहीं? अदरवाइज तो उस न्यूक्लियस के अट्रैक्शन के कारण वहीं पे बने रहेंगे। लेकिन यदि मैंने बाहर से कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी दी, जैसे आप लोगों ने आयोनाइजेशन एनर्जी और उसमें सब कुछ पड़ा हुआ है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? ये जो आपका एटम है उससे ऊपर उठने लगते हैं, बराबर है? न्यूक्लियस उनको फिर से खींचता है। तो आप बोलते भैया तू कितना दम लगा सकता है, तेरा दम देख लेते हैं हम लोग, और हम लोग ज्यादा एनर्जी दे देते हैं, वो और ऊपर उठता है। देखो, एनर्जी लेवल्स को ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाया जाता है कि नहीं बनाया जाता है? याद कीजिए, बिल्कुल सही बात है। तो वो हायर एनर्जी लेवल में चला जा सकता है और उसे बोला जाता है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन चलने लग जाएगा, एटम से बाहर निकला और चलने लग गया। अब वो चलेगा कहां पर? क्रिस्टल के अंदर भी चल सकता है, किसी आप सॉल्यूशन के अंदर में बात कर सकते हो, कहीं पे भी बात कर सकते हो, वो अलग मुद्दा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन कुल मिला के कहानी अभी के लिए यह है कि उस एटम से बाहर निकल के इलेक्ट्रॉन चल सकता है, और चल सकता है तो उनकी भी एक एनर्जी लेवल का एक बैंड बनेगा, उसे बोला जाएगा कंडक्शन बैंड। उसे क्या बोला जाएगा? कंडक्शन बैंड। अब व्यावहारिक तौर पे यदि आप देखोगे तो भैया ये एनर्जी लेवल्स है मेरे पास में, तो भैया यहां पर आपके पास में है एक बैंड, यहां पर है दूसरा बैंड। ये है आपका वैलेंस बैंड और ये है आपका कंडक्शन बैंड। ठीक है, ये है वैलेंस बैंड और ये है आपका कंडक्शन बैंड। इतना समझ में आया? वैलेंस बैंड क्या है और कंडक्शन बैंड क्या है वो समझ में आया? आप लोगों को समझ में आया? पक्की बात है। अच्छा, अब क्या होता है कि भैया एक बात बताओ, यहां पर अलग अलग पॉसिबिलिटीज बनती है। क्या पॉसिबिलिटीज बनती है? ऐसा हो सकता है कि इन कंडक्शन बैंड, इस कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में कुछ अंतर रह जाए, हो सकता है ये अंतर थोड़ा सा रहे या ज्यादा रहे, ये एक पॉसिबिलिटी बनती है। और दूसरी पॉसिबिलिटी बनती है कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड आपस में ओवरलैप कर जाएं। हो सकता है या नहीं हो सकता है? आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉसिबिलिटीज। कैन यू टेल मी अबाउट द पॉसिबिलिटीज? कौन कौन सी पॉसिबिलिटी बना सकता हूं? तो भैया मैं बनाना चाहूं यहां पर, तो मैंने बोला पहली पॉसिबिलिटी तो मैंने ऐसे बना दी। देखो कैसे, मैं यहां पर रफ डायग्राम बना रहा हूं, बाद में समझाऊंगा। ये आपका कंडक्शन, ये एक बैंड बनाया मैंने और दूसरे बैंड को इसके अंदर में ओवरलैपिंग करवा दी। देखो सही बात है, ये एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली पॉसिबिलिटीज।
दूसरी पॉसिबिलिटी के लिए मैंने बात करी यहां पर, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या, मैं इसको ऐसे बना सकता हूं, भैया देखो ये रहा आपका एक बैंड रेड वाला और ये रहा आपका एक बैंड ब्लैक वाला, जो कि पास पास में मैंने बना दिए। ओके, और तीसरी पॉसिबिलिटी की यदि मैं बात करता हूं तो देखो पहले मैंने रेड वाले को बनाना ही है, तो रेड वाले को मैंने यहां पर कहीं बना लिया और दूसरा जो है उसको मैंने काफी ऊपर बना लिया। देखो ऐसे तीन पॉसिबिलिटी बना सकता हूं, नहीं बना सकता, इससे ज्यादा कोई पॉसिबिलिटी है क्या? एक में क्या हुआ, ध्यान से देखो यहां पर क्या कर रहा हूं मैं, यहां पर मेरे पास में ओवरलैपिंग की कहानी आ रही है। कौन सी कहानी आ रही है? ओवरलैपिंग, बराबर है। यहां पर सम गैप, थोड़ा सा गैप है, और यहां पर है मोर गैप, यहां पर है मोर गैप। मोर गैप मतलब वो वाला मोर नहीं, पिकॉक वाला, ये ज्यादा गैप। ठीक है, क्या गैप है? ज्यादा गैप है। बात समझ में आ रही है क्या? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? तो मैंने बोला ठीक है। अब हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी एटम के अंदर में, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन जिनकी हम लोग बात करते हैं, वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन्स की जो मैं बात कर रहा हूं, तो यदि ये ऐसी सिचुएशन है तो भैया देखो वैलेंस बैंड से ही एनर्जी लेके आपका इलेक्ट्रॉन कहां जाता है? कंडक्शन बैंड में जाता है। तो इसका मतलब ये है कि भैया कई ऐसा हो सकता है ना कि जैसे यहां पर मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन बना दिए, ठीक है, ये 2-3 इलेक्ट्रॉन बना दिए, यहां पर भी मैंने 2-3 इलेक्ट्रॉन बना दिए, यहां पर भी मैंने 2-3 इलेक्ट्रॉन बना दिए। ठीक है, अब जरा डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से देखना और कुछ नहीं है। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है कि भैया जैसे इस वाले केस के अंदर में यदि आप देख रहे होंगे तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन, सकता ही नहीं हो सकता ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर कर जाए आराम से? देखो इजीली कर सकते हैं, मतलब आराम से घूम रहे हैं किसके किसके बीच में? कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में। यहां पर क्या करना पड़ेगा? यहां पर थोड़ी सी एनर्जी यदि मैं दे दूं तो आपके सीधे जंप कर जाएंगे। एक बार लिख दूं क्या मैं? देखो मैं लिख देता हूं, ये है वैलेंस बैंड, ये है कंडक्शन बैंड, ये है वैलेंस बैंड, ये है कंडक्शन बैंड, यहां पर ये है वैलेंस बैंड, यहां पर है कंडक्शन बैंड। V फॉर वैलेंस बैंड, C फॉर कंडक्शन बैंड। तो यहां पर ऐसी सिचुएशन बन सकती है, और यदि मैं यहां पर इस इलेक्ट्रॉन को यहां पर भेजना चाहूं तो भी ऐसा पॉसिबल है कि मैं इनको भेज सकता हूं। यस और नो? तो मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। यदि ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ रही है तो भैया कहानी ये चल रही है यहां पर। अब मैं जो इसको मिटा देता हूं, मिटाऊं कि रहने दूं? चलो इसमें ही कवर कर लेता हूं पूरा का पूरा। वो ये है कि ये जो सिचुएशन है, मतलब जहां पर वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में इजीली आ जा कर सकते हैं, तो वो आपका होता है कंडक्टर्स। वो क्या होते हैं? ये जो गैप है ये थोड़ा सा ही गैप है, इस गैप को बोला जाता है बैंड गैप। इस गैप को क्या बोला जाता है? बैंड गैप। इसे बोला जाता है बैंड गैप। मैं बोलते भी जा रहा हूं, भले हरा पेन है तो ऐसा मत बोलना सर हरे पेन से मत लिखो, मैं बोल भी रहा हूं साथ में, भैया बैंड गैप। ठीक है, तो ये बैंड गैप जो है इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं EG से। आपने पढ़ा होगा ना EG T2G। ये कब सर? केमिस्ट्री की बात है भैया, फिजिक्स की नहीं है। ओके चलो, बैंड गैप। सो अब देखिए यहां पर मैं क्लियरली डायग्राम देख के बता सकता हूं, यहां पर जो बैंड गैप है वो कम है और यहां पर जो बैंड गैप है वो क्या है? ज्यादा है। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? श्योर है कि नहीं है? तो आपने बोला सर ये वाली बात तो समझ में आई, लेकिन हमने एक बात यहां पर देखी, और वो बात ये है कि जब आप साइड में हटे तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि भैया कुछ चीजें और यहां पर लिखी हुई हैं, उनको तो सर आपने कुछ बताया ही नहीं। मैंने बोला क्या नहीं बताया? तो सर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, कंडक्शन बैंड लिखा हुआ एक्सटर्नल एनर्जी, मतलब जब कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी नहीं है, ऑल दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल रिसाइड इन द वैलेंस बैंड। ध्यान से देखो क्या लिखा है, मतलब जब बाहर से कोई एनर्जी आपने नहीं दी है तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कहां पर रहेंगे? वैलेंस बैंड में रहेंगे। ऑल दी if the lowest level in the conduction band happens to be lower than the highest level of the valence band, electrons from the valence band can easily move into the conduction band। सर ये वाली लाइन हमें समझ में नहीं आई पढ़ने पर, उसका एक्सप्लेनेशन मैं बताता हूं क्या है। यहां पर बोला गया है क्या? लोएस्ट लेवल इन कंडक्शन बैंड happens to be lower than the highest level of the conduction valence band। यहां पर ध्यान से देखिए, इस डायग्राम को समझाने के लिए मेरे को थोड़ा सा लेफ्ट साइड में जाना पड़ेगा और यहां पर थोड़ा सा डायग्रामेटिकली करना पड़ेगा। देखो क्या लिखा है उसको जरा मैं आपको समझाता हूं। ये मैंने बड़ा सा बना दिया, थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूं। ये है आपके पास में वैलेंस बैंड, ठीक है। अच्छा, इस वैलेंस बैंड का ये वाली जो नीचे वाली साइड है वो है लोअर साइड और ये है
हायर साइड। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब मैं इसके अंदर मैं दूसरा बना रहा हूं। अब दूसरा क्या बना रहा हूं कि मैंने क्या किया, यहां से लेकर के मैंने ऐसा कर दिया, ये ब्लू वाला जो है वो है आपका कंडक्शन बैंड। ध्यान रहेगा क्या, बोलो फटाफट से। ओके, अब यहां पर क्या बोला गया है कि भैया जो कंडक्शन बैंड की लोएस्ट लेवल है, तो कंडक्शन बैंड की लोएस्ट लेवल और हाईएस्ट लेवल बनाओ जरा फटाफट। तो देखो कंडक्शन बैंड की लोएस्ट लेवल ये रही, ब्लू से लिख रहा हूं मैं, और ये रही हाईएस्ट लेवल। तो कंडक्शन बैंड की लोएस्ट लेवल यदि वैलेंस बैंड की हाईएस्ट लेवल से कुछ नीचे हो, ध्यान से देखो वही चीज हो रही है कि नहीं हो रही है, क्या बोला जा रहा है उस पर फोकस कीजिए। बोला गया है यदि कंडक्शन बैंड की लोएस्ट लेवल वैलेंस बैंड की हाईएस्ट लेवल से यदि नीचे हो जाए तो ऐसा हो सकता है कि जो कंडक्शन बैंड सॉरी वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली कंडक्शन बैंड में घूम फिर के आ सकते हैं। तो ये वाला जो कहानी बनती है तो वो अकर होती है मेटालिक कंडक्टर्स के अंदर में। ये वाली कहानी होती है कहां पर, मेटालिक कंडक्टर्स। मतलब ये जो बना हुआ है वो मेटालिक कंडक्टर के लिए बनाया गया, जो मैंने यहां पर भी बनाया हुआ था। बात समझ में आ रही है? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? ओके, अब उसके आगे लिखा है, if there is some energy gap between the conduction band and the valence band, electrons in the valence band all remain bound and no free electrons are available in conduction band। देखो क्या लिखा है भैया, यदि कुछ भी गैप हुआ तो सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में बंधे रहेंगे, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके पास में यहां पर प्रेजेंट नहीं रहेगा जो कंडक्शन बैंड में चला जाए। और इसके कारण आपके जो मटेरियल्स हैं वो बनते हैं इंसुलेटर, जो कि मैंने यहां पर दिखाया गया है। तो आप लोग बोलोगे सर बीच वाला भी तो फिर इंसुलेटर जैसा दिख रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। वहां पर क्या होता है, एक एनर्जी का डिफरेंस और होता है, उसको हम लोग आगे चल के पढ़ने वाले हैं। अब लेकिन कहीं जगह पे ऐसा हो सकता है कि भैया कि कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में इजीली लेफ्ट राइट घूम सकते हैं। लेफ्ट राइट क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं। और यदि वो घूमते हैं तो उसके कारण क्या होता है, वहां पर एक वैकेंसी क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं, वैकेंसी क्रिएट करते हैं। मतलब देखो कहानी ये हो रही, जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के गया है यहां पर, तो उसकी जगह खाली होगी कि नहीं होगी। मतलब आप मान चलिए क्लासरूम है, एक वेल ऑर्गेनाइज क्लासरूम है जिसमें 100-200 बच्चे बैठे हुए हैं। ये 100-200 बच्चे जो हैं उसमें से पूरा पैकम पैक क्लासरूम है, सारी बेंचेस भरे हुए हैं। अचानक से मान के चलो वहां से एक बच्चा उठ के किसी दूसरी क्लास की तरफ निकल जाता है, तो उस पर्टिकुलर क्लास में जहां पर हम लोग पढ़ रहे थे क्या वहां पर एक वैकेंसी क्रिएट होगी या नहीं होगी? तो आपने बोला यस, वैकेंसी क्रिएट होगी। और जब ये वैकेंसी क्रिएट हुई यहां पर, तो इसके कारण क्या होता है कि भैया देखो यहां पर वैकेंसी क्रिएट हुई, और ये वैकेंसी क्यों क्रिएट हुई, क्योंकि यहां से आपका इलेक्ट्रॉन आगे कहीं गया है, और यदि ये इलेक्ट्रॉन कहीं जा पाया है तो इसके कारण आपका कंडक्शन की जो पॉसिबिलिटी है वो बनती है। इसके कारण क्या होती है, ये कंडक्शन की पॉसिबिलिटी यहां पर बनती है। सो इस बेसिस पर हमारे पास में आगे आपके पास में पॉइंट आने वाला है बैंड थियरी। कौन सा पॉइंट आने वाला है, बैंड थियरी। अब ये जो बैंड थियरी का जो पॉइंट है वो क्या कहता है, जरा देखो देखो हो सकता है आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो जाए, लेकिन उसमें कंटेंट थोड़ा सा कम कवर होगा। बहुत कुछ थियोरेटिकल हिस्सा है जिसको मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। अब इसके लिए देखो मैं इसके लिए क्या कर रहा हूं ना, इसको साथ में इसलिए रख रहा हूं जिससे ना मैं चीजों को यहीं पर आपके सामने क्लियर करता हुआ चला जाऊं, अदरवाइज बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पर कहानी स्टार्ट करते हैं बैंड थियरी की। बैंड थियरी की कहानी क्या बोल रही है, मान चलो हम लोगों ने जो पहला क्रिस्टल लिया था, आपने बोला यस लिया था, तो उसमें मैंने मान के चला सिलिकॉन लिया या जर्मेनियम लिया, जो भी मैंने लिया है उसके अंदर में n एटम्स है। कितने एटम्स हैं, n परमाणु है। मैंने बोला ठीक है, तो हर एक एटम के अंदर में, हर एक एटम के लिए उनके कुछ एनर्जी लेवल्स होंगे हर ऑर्बिट के लिए। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब यदि मेरा हर एटम आइसोलेटेड हो, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, क्रिस्टल के अंदर में बहुत सारे n एटम्स हैं, बराबर है कि नहीं? मैंने बोला सही बात है। जब हम लोग स्टडी करते हैं एक्चुअल वाली, तो उसमें जो थियोरेटिकल हम पढ़ते हैं उसमें एक सिंगल एटम की स्टडी करी जाती है, यस और नो? तो आपने बोला बिल्कुल सही बात है। यदि ऐसा हो रहा है तो कहानी ये बनती है कि सारे जितने भी एटम्स हैं उनके लिए जो एनर्जी लेवल बनेंगे वो सारे की सारे सब एटम्स के लिए क्या होंगे, सेम होंगे।
लेकिन यदि आप क्रिस्टल की बात करते हैं तो क्रिस्टल के अंदर में मैंने आपको पहले भी समझाया था, जब दो एटम्स पास पास में आए तो वो पास पास में आने के कारण उनके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्होंने आपस में क्या करना चालू किया, उन्होंने आपस में इंटरेक्शन करना चालू किया। कौन से वालों ने? आउटर मोस्ट ऑर्बिट वालों ने। कौन से वालों ने? आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉनों ने बाजू वाले, देखो ये अब इंसान की भी फितरत है, बाजू वाली पे नजर ज्यादा जाती है, हमरा जो चल रहा है उस पे तो नजर नहीं जाएगी, पर हम इधर उधर जाके ताक झांक जरूर करेंगे, अच्छा वहां क्या चल रहा है, यहां क्या चल रहा है। अरे भैया अपने यहां जो चल रहा है उसको तो देखो। अरे घर में आलू की सब्जी बनी है तो आपको आलू की सब्जी ही खानी है। आप सोच रहे हो कि पड़ोसी के यहां पे मटर पनीर बन रहा है तो वो आपको नहीं मिलेगा। और ऐसा भी तो हो सकता है कि पड़ोसी घर पे बैठ के प्याज चटनी के साथ में ही खाना खा रहा हो सकता है ना। तो भैया अपने पे फोकस करना सीखो। तो अब ये तो इंसानी फितरत की बात चल रही, तो यहां तो इलेक्ट्रॉन्स है भैया। तो सर कई लोग बोलेंगे सर इलेक्ट्रॉन क्या इलेक्ट्रॉन इंसानों जैसी फितरत नहीं दिखा रहे? तो अरे आपको मैंने बताया तो था, इलेक्ट्रॉन कौन है? आमिर खान है, तो वो भी कौन है? इंसान है। तो फितरत तो कुछ बदल होगी। तो मैंने बोला क्या फितरत होगी? तो भैया ऐसी होगी कि जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स थे, ध्यान से देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, हम लोग ऑर्बिट के बेसिस पर कहानी पढ़ रहे हैं, ऑर्बिटल के बेसिस पर नहीं पढ़ रहे हैं। यदि मैं ऑर्बिट के बेसिस पे बात कर रहा हूं, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है थर्ड ऑर्बिट जिसके अंदर में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो बाकी वालों के साथ में क्या करेंगे? इंटरेक्शन करेंगे। लेकिन जो अंदर वाले ऑर्बिट के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस से ज्यादा टाइटली क्या रहेंगे? बंधे हुए रहेंगे। अब देखो क्या होने लगा, जब हम लोग क्रिस्टल बनाने लगे तो इनकी जो एनर्जीज है वो भी आपस में क्या करने लगी? इंटरैक्ट करने लगी। इनकी एनर्जी भी क्या होने लगी? इंटरैक्ट करने लग गई। और ये जो एनर्जी का इंटरेक्शन हो रहा है वो कहां पर हो रहा है? ये हो रहा है आउटर मोस्ट वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी के बीच में। अब यहां पर केमिस्ट्री का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको मैं बता दूं, वो जो क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिथोमल, और वो जो क्वांटम नंबर पढ़े एन एल एम वाले, n इक्वल्स टू, यदि 3 है तो l की पॉसिबिलिटीज बनती है -2 से लेकर के +2 तक। ये कुछ याद है? कुछ ऐसा थोड़ा सा केमिस्ट्री के अंदर में थोड़ी सी मैं बात कर रहा हूं। तो सिलिकॉन के लिए तो फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट की कहानी आएगी। लेकिन यदि जर्मेनियम की मैं बात करता हूं तो वो तो 4th वाले पीरियड में आता है, मतलब n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा उसके लिए? 4 हो जाएगा, बराबर है। अच्छा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो तो अभी भी 4 ही रहेंगे, चाहे सिलिकॉन पढ़ो चाहे जर्मेनियम पढ़ो। कई शिव जी सुने पार्वती, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन और लेड, बराबर है, सब में 4 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन हम लोग सेमीकंडक्टर में 2 ही हमारे, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अच्छा सर, आप इतनी जो कहानी बता रहे हो उससे आप कहना क्या चाहते हो आखिर? कहानी ये है कि भैया देखो, मैंने क्या कहानी शुरुआत करी थी, एक पूरे स्ट्रक्चर के अंदर में n एटम, कितने एटम? n एटम, ओके। और एक एटम के अंदर में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कितनी है? मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है 8 इलेक्ट्रॉनों की। कैसे 8 इलेक्ट्रॉनों की? s में 2 आ सकते हैं और p में 6 आ सकते हैं। भैया p की तो कंडीशन है ना, 6 भर सकते हो, नहीं भर सकते हो? बिल्कुल है। s में कितने भर सकते हो? 2 भर सकते हो। मतलब टोटल कंडीशन, जो टोटल पॉसिबिलिटी है आउटर मोस्ट ऑर्बिट की, वो है 8 इलेक्ट्रॉनों की, जिसमें से 4 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर क्या है? प्रेजेंट है, बराबर है, यस और नो। तो इसका मतलब यह है, यदि मैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की यदि अभी कोशिश करता हूं गिनने की, तो n एटम होने के कारण आपके आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हो गए टोटल? वो हो गए 4n। कैसे आए 4? तो यह 4 आने की कहानी कुछ इस प्रकार से है, 1 एटम बराबर 4 इलेक्ट्रॉन। आपके पास में n एटम्स हैं तो ये आएंगे 4n इलेक्ट्रॉन। क्या ये वाली बात सही है? अब इसमें से जब हम लोग सिंपल वाली बात करेंगे तो s में आपको 2 भरने हैं और p में आपके पास में ये 2 भरे आएंगे, बराबर है। तो मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। यदि ऐसी कहानी हो रही है तो इसका मतलब है कि आपके पास में जो s वाले इलेक्ट्रॉन है वो है 2n और p वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो भी हैं 2n। ये कौन सा s है? 3s। और ये कौन सा है? 3p। तो 3s वाले 2n इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब आपके पास में जो स्टेट्स बन रही हैं, s वाली स्टेट्स बन रही हैं, वो कितनी स्टेट्स बनेंगी? 2s स्टेट्स बनेंगी। और 3p वाली जो स्टेट्स बनेंगी वो बनेंगी फिर से
2s स्टेट्स बनेंगी। और ये कब बनेंगी? जब आपके पास में क्या हो, क्या सिचुएशन निकल के आए, इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन अवेलेबल हो। बात समझ में आ रही है? अब ये जो कहानी आ रही है इसके अंदर में हो क्या रहा है कि जो टोटल 4n इलेक्ट्रॉन्स थे मेरे पास में से, इसमें से मैंने 2n यहां पर भर दिए और 2n यहां पर भर दिए। मैंने बोला सही है। यहां पर सिचुएशन ऐसी होती है कि अब देखो मैं थोड़ा सा डायग्राम को लेके आता हूं ऊपर की साइड में, तो अब यहां से आपको थोड़ा सा डायग्राम देखो, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है और कुछ नहीं है। तो यहां पर क्या हुआ जरा ध्यान से देखो। हाँ, तो भाई ये देखो आउटर मोस्ट ऑर्बिट की जब हम लोग बात करते हैं तो यहां पर आउटर मोस्ट ऑर्बिट मतलब ये वाला nth शेल की बात चल रही है। देखो यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर लिखा हुआ है nth शेल, लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। हो सकता है थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे। अब इसमें से ये जो 2n स्टेट्स हैं वो कुछ इस प्रकार से हो गई, 6n स्टेट्स, और इसमें से 6n स्टेट्स हैं। ये कौन सी वाली है? p। देखो एस के लिए क्या होता है? एल बराबर 0 होता है, और पी के लिए क्या होता है? एल बराबर 1 लिखते हो वही सब चीजें लिखी हुई हैं। तो 6n स्टेट्स में से आपकी 2n इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपके यहां पर हो गए। मतलब यदि आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन्स होते, देखो आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन्स यदि होते तो उनका एनर्जी डिफरेंस अलग अलग होता, उनमें कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा यदि मैंने बहुत सारे n एटम्स को अलग अलग रख दिया। लेकिन जैसे ही इंटरेक्शन चालू होता है, जैसे ही आपका क्रिस्टल बनने लगता है, तो होता क्या है कि भैया देखो, ये देखो यहां पे एक रीजन दिख रहा होगा, ये वाला एनर्जी का रीजन। देखो ये रीजन नंबर जो बी है, रीजन नंबर बी जो है, इसके बारे में चर्चा चल रही है। सो भैया देखो ये एनर्जी और एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होने लग गया। अब ये जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा बदलने लग रहा है। मतलब कहानी ये हो रही है, कुछ बजा था ना, नहीं एक्चुअली क्या है ना, देखना पड़ता, नहीं तो पता लगा सिस्टम बंद हो गया बीच में और मैं अपना बोले जा रहा हूं किसको पढ़ा रहा हूं वही पता नहीं लग रहा। हाँ, तो हम लोग कहां पे बात कर रहे थे उस पे जरा आते हैं। तो मैंने क्या बोला, देखो रीजन ए जो है वो आइसोलेटेड एटम्स के लिए है। मैंने बोला ठीक है। अब जैसे जैसे यदि आपको क्रिस्टल बनाना है तो इन एटम्स को क्या करना पड़ेगा? पास लाना पड़ेगा। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। तो जब ये पास आने लगेंगे तो यहां पर देखो क्या हो रहा है कि 2n स्टेट्स में 2n इलेक्ट्रॉन्स थे, यहां पर 6n स्टेट्स अवेलेबल है जिसके अंदर में 2n इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि 4n इलेक्ट्रॉन्स टोटल है आपके पास में। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4n। तो जब ये एटम्स पास आने लगेंगे तो यहां पर क्या होगा कि भैया जो s का जो s जो आपके पास में जो 2n स्टेट्स हैं यहां पर s के लिए, उनका जो एनर्जी है वो आपकी स्प्रेड आउट होने लगेगी। सिमिलर वे में p के लिए भी क्या होने लगेगी? स्प्रेड आउट होने लगेगी। और यहां पर कहीं तो देखो इंटरेक्शन चालू होने लगा है। मतलब देखो अभी यहां पर बैंड गैप है, मतलब अभी s और p के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आपस में इधर उधर जा नहीं सकते हैं। कहां पर, कब की कहानी चल रही है ये? देखो पहले आपके पास में ये दो एटम थे आइसोलेटेड, एकदम अलग अलग, इनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं था। अब ये पास आने लग गए, ये क्या होने लग गए? पास आने लग गए। और जब ये पास आने लग रहे हैं तो देखो ये धीरे धीरे पास आ रहे हैं। तो जब पास आने लगे तो इनका जो एनर्जी है वो क्या हो गई? स्प्रेड आउट हो गई। अब ये जो एनर्जी स्प्रेड आउट हुई है वहां पर देखो क्या हो रहा है, ये 2n स्टेट्स के अंदर में 2n इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पर वही 6n स्टेट्स के अंदर में 2n इलेक्ट्रॉन्स है, और इनकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन देखो क्या हो गया, कुछ इस प्रकार से बनने लगा। मैंने बोला ठीक है। अब आगे और क्या हुआ कि थोड़ा सा जब और वो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा जब और वो आगे बढ़ते हैं तो वहां पर फिर से क्या हो जाता है, देखो फिर से क्या हो जाता है कि भैया इनकी जो एनर्जीज है वो एक दूसरे के अंदर में, जो रीजन सी यहां पर दिख रहा है, मैं इस रीजन सी की बात कर रहा हूं, इस एनर्जी इस सी के अंदर में ये पूरे एक दूसरे के अंदर में गुडमुड हो जाते हैं। गुडमुड हो जाते हैं मतलब क्या है कि भैया एस की एनर्जी पी में, पी की एनर्जी एस में क्या हो गई? ओवरलैप हो गई। इस जगह पर ध्यान से देखिए, यहां पर क्या हो गया? ओवरलैप वाला रीजन आया। लेकिन अभी भी आपका जो स्ट्रक्चर है, जो क्रिस्टल है, वो बना हुआ नहीं है, वो क्रिस्टल अभी तक बना नहीं है। लेकिन जब क्रिस्टल आपको बनाना है तो आपको इनको और आगे लेके जाना पड़ेगा। तो जब एकदम पास पास यहां पर आएंगे, तो जब एकदम पास पास आएंगे तो फिर से यहां पर आपका एक एनर्जी गैप तैयार हो जाएगा। फिर से आपका क्या हो जाएगा? एक एनर्जी गैप तैयार हो जाएगा। और ये वो स्टेट्स है जहां पर अब आप देखिए कि क्या हो जाएंगी। ये 2n स्टेट्स थी, ये वाली 6n स्टेट्स थी। टोटल कितनी स्टेट्स हैं आपके पास में?
8n स्टेट्स हैं। कितनी स्टेट्स हैं? टोटल स्टेट्स 8n स्टेट्स। ये 8n कहां से आ रही है, ये समझ में आ रहा है ना? S में 2 भर सकते हो, P में 6 भर सकते हो, 6 और 2 8। ये एक एटम की कहानी, टोटल एटम 8 हैं तो 8n हो गया। इसके कारण ये 8n लिख रहा है। इसमें से देखो क्या है, S वाली है 2n और P वाली है 6n। लेकिन अभी देखो यहां पर ये आइसोलेटेड है, टोटली अलग अलग। यहां पर ये स्प्रेड आउट हो गया, मतलब तो एकदम थिन लेवल है। ये क्या है? एकदम थिन लेवल है, एकदम पतली सी लेवल है। लेकिन जब ये एटम पास पास आने लगे तो ये एनर्जी क्या हो गई? स्प्रेड हो गई। और यहां पर थोड़ा सा क्या हो गया? गैप तैयार हो गया। गैप तो यहां पर भी है, ऐसा नहीं कि यहां पर गैप नहीं है, लेकिन मुझे उससे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इंटरेक्शन ही नहीं है भैया। इंटरेक्शन जीरो है, कोई फोर्स नहीं लगा पा रहे हैं। जब ये फोर्स नहीं लगा पा रहे तो उस समय ये सिचुएशन है। लेकिन जब ये पास आने लगे, इंटरेक्शन होने लगा, स्ट्रक्चर बनने के लिए, क्रिस्टल बनने के लिए जब इंटरेक्शन होने लगा, तो यहां पर पहला गैप तैयार हुआ। 6n स्टेट्स अपनी जगह, यहां पर 2n इलेक्ट्रॉन्स बैठे, और यहां पर 2n स्टेट्स है, इसके अंदर में भी 2n इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। क्लियर है? अब और जब आगे आए तो ऐसा हुआ कि एक ऐसी सिचुएशन यहां पर बनती है जहां पर इनका ओवरलैपिंग हो जाता है। किसका ओवरलैपिंग हो जाता है? S और P की जो एनर्जीज हैं, S की एक एनर्जी लेवल अलग रहेगी, P की एक एनर्जी लेवल अलग रहेगी। इनका क्या हो जाता है? ओवरलैपिंग हो जाता है। और जब और पास आते हैं तो और पास आने के पश्चात ये वापस से क्या हो जाते हैं? स्प्रेड आउट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? स्प्रेड आउट हो जाते हैं। और जब ये स्प्रेड आउट होते हैं तो पहली कहानी ये थी कि भैया S वाले 2n एनर्जी स्टेट थी, P वाली 6n एनर्जी स्टेट थी। लेकिन उसके बाद में ये 4n स्टेट्स बन जाती हैं और ये भी 4n स्टेट्स बन जाती हैं। और जो सारे की सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपको ये केमिस्ट्री के अंदर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर में T2G EG वाला एक कॉन्सेप्ट आता है। केमिस्ट्री कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर में T2G और EG लेवल करके आता, पढ़ाया जाता है। ऐसे T2G लिखा जाता है, ऐसे EG लिखा जाता है, पढ़ाया जाता है केमिस्ट्री के अंदर में। मैं यहां पर फिजिक्स की बात कर रहा हूं। तो भैया क्या हुआ कि जब ओवरलैपिंग हो गई, उसके पश्चात और जब ये पास आए तो उस समय यहां पर क्या हो गया कि देखो ये जो 8n स्टेट्स थी वो आधे आधे हिस्से में डिवाइड हो गई। किस में डिवाइड हो गई? आधा हिस्सा। मतलब यहां पर ऊपर में 4n स्टेट्स हो गई, नीचे में 4n स्टेट्स हो गई। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आपके पास में? ये तो स्टेट्स की बात चल रही है। ये किसकी बात चल रही है? स्टेट्स की बात चल रही है। इलेक्ट्रॉन्स भी आपके पास में लगभग उतने ही हैं। तो अब यहां पर टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स थे, टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास में 4n। तो अब देखो यहां पर 4n स्टेट्स हैं, यहां पर 4n स्टेट्स हैं, तो सारे की सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहीं पर आपके 4n इलेक्ट्रॉन्स यहां पर बैठ गए। इस जगह पर कोई नहीं है, 0 इलेक्ट्रॉन है। और इन दोनों एनर्जी लेवल के बीच में गैप तैयार हो गया, जिसे बोला जाता है एनर्जी गैप, जिसे बोला जाता है एनर्जी गैप। तो ये जो नीचे वाला बनता है इसे बोलते हैं हम लोग वैलेंस बैंड। इसे क्या बोला जाता है? वैलेंस बैंड बोला जाता है। और जो ऊपर वाला जो बन रहा है, ये ऊपर वाला, ये है आपके पास में कंडक्शन बैंड। ये है आपकी कहानी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड बनने की। अब ये है कि इसमें पढ़ना बहुत है, आपको एक बार पॉज करना पड़ेगा, फिर सीखना पड़ेगा, फिर पॉज करना पड़ेगा, फिर सुनना पड़ेगा, पॉज कर, ऐसे करते हुए पढ़ते हुए आप समझोगे तो चीजें समझ में आएंगी। मैं उम्मीद करता हूं, देखो मैंने मेरी साइड से पूरी कोशिश की है, जितना मैं कर सकता था उतना मैंने आपको यहां पर समझाने की कोशिश की है। इन शॉर्ट में यदि आपको बताऊं ना, एक लास्ट में समरी के तौर पे, हालांकि मैं जानता हूं मेरा लेक्चर का ड्यूरेशन जो चाहिए था 45 मिनट का, उससे मैं बहुत आगे निकल चुका हूं, लेकिन थ्योरी इसको मैं बीच में छोड़ नहीं सकता, तो इसको एक बार और समझा देता हूं लास्ट में कहानी ये है, एक एटम 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट वाले, क्रिस्टल बनाना है। टोटल कितने हो गए? तो n एटम्स मैंने मान ली, क्रिस्टल के अंदर में n एटम्स हैं, तो टोटल जो आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो गए? 4n इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, यदि मैं सबको उतने जितने n एटम्स थे सिलिकॉन वाले, उनको सबको दूर दूर बिठा दूं, इतने दूर दूर के वो फोर्स का अनुभव कर ही ना पाए, तो आपके पास में बहुत सारी एनर्जी लेवल बनेंगी और वो अलग अलग रहेंगी अपनी दुनिया में, बराबर है, उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब मैं आपको क्या किया, उन आइसोलेटेड एटम्स को इंटरेक्शन हुआ तभी तो क्रिस्टल बनेगा। तो जब ये क्रिस्टल बनने लगा तो हुआ ये कि मैं जानता हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p2 भरता हूं, बराबर है। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि 3p2 3p6 होता है, मतलब p की 6 एनर्जी स्टेट्स पॉसिबल है। और आपके पास में इसकी किसकी s वाले की कितनी पॉसिबल है? 2 पॉसिबल है। भैया 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो तो 2 एनर्जी लेवल, p में 6 भर सकते हो तो 6 एनर्जी लेवल। तो भैया एक
टोटल n है तो s की 2n बन गई, p की 6n बन गई। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4n। अभी आपको 4n इलेक्ट्रॉन्स को 2 और 6 8n एनर्जी स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसमें से जो 4 थे इसमें से 2n तो यहां पे पूरे के पूरे आ गए, लेकिन ये 6n के अंदर में 2n है, बराबर है। ये इतने एनर्जी लेवल में डिस्ट्रीब्यूट हुए। जब ये पास पास आए तो यहां पर क्या हो गया, ये ऐसी सिचुएशन हो गई इन दोनों के बीच में गैप रह गया जहां से s का इलेक्ट्रॉन p में या p का इलेक्ट्रॉन s का नीचे से इलेक्ट्रॉन ऊपर p में नहीं जा पा रहा है। और पास आए, जब और पास आए तो क्या हो गया कि ये ऐसी सिचुएशन बनी जहां पर एनर्जी गैप क्या कर जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? ओवरलैप कर जाते हैं। आपको सिखाया जाता है ऐसे डायग्राम बना के, आपको मैं रिकॉल करवा दूं थोड़ा बहुत। तो देखो ऐसे यहां से लेके आते हैं, यहां पर आप डब्बे डब्बे बना के भरते हो, यहां से एक दूसरे को लेके आते हो, यहां से भरते हो, और यहां से नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वीक लिगेंड है, क्या है, उसके बेसिस पे बनाते हो ऐसा डायग्राम केमिस्ट्री के अंदर में। वही कहानी है। तो भैया यहां पर वो ओवरलैपिंग हो गई, और ओवरलैपिंग होने के तुरंत बाद में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तुरंत बाद में क्या हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, जो कि एक्चुअल स्पेसिंग को दिखाता है। मतलब अब आपका क्रिस्टल पूरी तरह से तैयार है। और जब ऐसा हुआ है तो भैया ये एनर्जी लेवल देखो हाफ आप में टूट जाती हैं। अब यहां पर केमिस्ट्री में आपको एक अलग एटम और एक अलग एटम से सिखाया जाता है, बराबर है। ऐसी करते हैं कि नहीं करते हैं? लेकिन हम लोगों को ये पूरी कहानी, तो ये टोटल जो 8 जो है, टोटल 8n स्टैंड, तो फिर वो 16 हो जाएंगे और कुछ नहीं है, पर कहानी वही है। सो यहां पर आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हुआ, 4n स्टेट्स नीचे रह गई और 4n स्टेट्स ऊपर चली गई। अब s और p कुछ भी नहीं बचा है। जब s और p कुछ भी नहीं बचा है तो मैं आपको एक थोड़ा सा रिकॉलिंग के तौर पे मैं बता देता हूं। वो कुछ ऐसा है कि भैया देखो, पहले आपके पास में ऐसा था, ये ऐसा था, ये ऐसा था, ठीक है। आपने भर दिया s को ऐसा, इसको ऐसा, इसको ऐसा, इसको ऐसा। बाद में कहानी ये हो गई कि ये टोटल मिला के ऐसा बन गया 1 2 3 4, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन। केमिस्ट्री की कहानी है पूरी। तो वही वाली बात हुई। तो ऐसा सिचुएशन बन जाता है जिसके कारण ये साफ हो गया लगता है तब तक। ओके चलो जाने दो। तो ये 4n, ये वाले 4n, ये वाले 4n स्टेट्स तो बन गई, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहां है? इलेक्ट्रॉन तो मेरे पास 4n ही है, 8n इलेक्ट्रॉन थोड़ी है, 4n इलेक्ट्रॉन है। तो वो 4n की 4n पूरे इलेक्ट्रॉन नीचे बैठ गए, और ऊपर वाली 4n स्टेट्स में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचा है। यहां पर 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। जो ये नीचे वाली स्टेट है ये आपकी हो गई वैलेंस बैंड, ऊपर वाली जो स्टेट है वो हो गई कंडक्शन बैंड, और इन दोनों के बीच में यहां पर क्या तैयार हो गया? एक एनर्जी गैप तैयार हो गया, जिसे हम लोग एनर्जी बैंड कहते हैं। और ये आपको आगे चल के यहां पर दिखाई देगा किसके अंदर में, जहां पर हम लोग एनर्जी बैंड डायग्राम बनाएंगे सबके लिए। किसके लिए? कंडक्शन। देखो ये रहा यहां पर फुल्ली और पार्सली फिल्ड वैलेंस बैंड, ऊपर में वैकेंट कंडक्शन बैंड है, कंडक्शन बैंड खाली है। इन दोनों के बीच में ये जो गैप है इसे फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन गैप, फॉरबिडन बैंड, इतने तरह के नाम है। कोई डरने की जरूरत नहीं है कि भैया कौन सी कहानी क्या है। क्लियर है? सो इस गैप से, इस वाले पॉइंट से हम लोग अपना लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो आज के लिए बेटा बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं ये जो इतनी थियरी मैंने चिल्ला चिल्ला के जो पढ़ाने की कोशिश की, जितना एनर्जी डालने की मैंने कोशिश की है, उसको आप लोग पकड़ पाए होंगे। नहीं पकड़ पाए तो उसको 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके ये पॉइंट समझ में आएगा। ये मैं एक बात जानता हूं। हाँ, कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने पहली बार में इस सारी चीज को पकड़ लिया होगा, और कई लोगों के दिमाग में तो पता नहीं कौन सी दुनिया का कंफ्यूजन चालू हो गया होगा। यदि नहीं समझ में आता है तो भी डरने वाली बात नहीं, क्योंकि इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। ये बात मैं बता देता हूं आप लोगों को, ठीक है। लेकिन पढ़ के रख लो तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी, ठीक है। सो आज के लिए बेटा बस इतना ही। मुलाकात करेंगे आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए धन्यवाद। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.